स्वागत है दोस्तों जेएस नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा है रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी थ्रिल। तो तैयार हो जाए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। प्रीति को कड़वी हंसी आ गई। श्रीमती प्रमोद का सब्र टूट गया था। वह आगे बढ़कर उन्हें खींचते हुए बोली, यह मेरा कमरा है और यह घर भी मेरा है। अगर सोना है तो अपने बेटे के यहाँ जाकर सोइए, यहाँ नहीं। श्रीमती प्रमोद ने धपक की आवाज के साथ प्रीति का हाथ झटक दिया और चिढ़कर बोली, क्यों खींच रही है मुझे? थोड़ी देर बिस्तर पर लेट भी नहीं सकती? मैं तेरी दादी हूँ, तुझे मेरा आदर करना चाहिए, भगाना नहीं चाहिए। सालों की मेहनत से उनके हाथों में ताकत आ गई थी। प्रीति ने एक थप्पड़ सहन किया और उसका हाथ तुरंत सूज गया। सहन शक्ति खोकर उसने दराज खोली, एक अतिरिक्त चांदी की सुई निकाली और उसे श्रीमती प्रमोद की गर्दन की ओर बढ़ा दिया। श्रीमती प्रमोद को अपनी गर्दन में अचानक दर्द महसूस हुआ, फिर उनकी बाहें और टांगें अकड़ गईं और हिलना बंद हो गया। यह क्या कर रही है? तूने मुझे सुई चुभोई। प्रीति, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे सुई चुभाने की? प्रीति ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, आपने मुझे मजबूर किया। श्रीमती प्रमोद गुस्से और डर से भरकर जोर से चिल्लाईं, क्या मैं मरने वाली हूँ? क्या तू मुझे मारकर ही दम लेगी? तू पापी लड़की, मैं जानती थी तू अच्छी नहीं है, अपनी दादी को ही मारना चाहती है। तू नरक में जाएगी, तेरी बुरी मौत होगी। आप ज्यादा सोच रही हैं, अगर मैं आपको मार देती तो जेल जाती, यह इसके लायक नहीं है। प्रीति ने बोलते हुए श्रीमती प्रमोद को उठाया, आप बहुत परेशान करती हैं, इसलिए मैं आपकी हरकतें अभी के लिए रोक रही हूँ। आपको ठिकाने लगाने के बाद मैं आपको ठीक कर दूंगी, मुझे नरक में भेजने की जरूरत नहीं है, आपकी जान नहीं जाएगी। तू मुझे कहाँ भेज रही है? मैं कहीं नहीं जा रही, ये घर मेरे बेटे का है, जो मेरे बेटे का है वो मेरा है, मैं इसी कमरे में रहूंगी। वह मेरा कमरा है, आपका नहीं, अगर आप वहां रहेंगी तो मैं कहाँ रहूंगी? क्या तू अपनी दादी के साथ एक कमरा साझा नहीं कर सकती? या सोफे पर सो जा। प्रीति ने ताना मारा, लगता है आपने मेरे लिए सब तय कर लिया है, मुझे सोफे पर सुलाकर खुद मेरे कमरे में सोना चाहती हैं, सच में मुझे कितनी अद्भुत दादी मिली हैं। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ये घर मेरी माँ ने खरीदा था और उन्होंने यह शादी से पहले खरीदा था, इसका आपके बेटे या कदम परिवार से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसे हथियाने की कोशिश बंद कर दीजिए। क्या प्रमोद ने चुपके से मेरा घर बेचने की कोशिश की थी और न केवल असफल रहा बल्कि खरीदार से पिटा भी? और अब भी उसने हार नहीं मानी है? क्या वह अभी भी मेरा घर बेचने की कोशिश कर रहा है? क्या उसने आपको कुछ इनाम देने का वादा किया है, इसलिए आप यहाँ हंगामा कर रही हैं? लेकिन श्रीमती प्रमोद को अब प्रीति की बातें सुनाई नहीं दे रही थी। लाख कोशिश करने पर भी उनके अंग नहीं हिल रहे थे, उन्हें अपनी बाहों और टांगों में सनसनी भी कम होती महसूस होने लगी थी। वह डर गईं, यह मुझे क्या हो रहा है? क्या तूने मुझे सुई से लकवा मार दिया? मैं हिल नहीं पा रही हूँ। जल्दी कर, सुई निकाल। प्रीति ने उन्हें नजरअंदाज किया, उन्हें कार में बिठाया और कदम परिवार के विला की ओर ड्राइव कर दिया। जब प्रीति श्रीमती प्रमोद को विला के लिविंग रूम में लेकर आई तो उसने देखा कि शानदार यूरोपीय शैली के सोफे पर विभिन्न लग्जरी ब्रांडों के नए गर्मियों के कपड़े भरे हुए थे। नेहा खुशी खुशी कपड़े चुन रही थी। जैसे ही उसने प्रीति को देखा, उसके चेहरे से खुशी तुरंत गायब हो गई। प्रीति, तुम यहाँ क्या करने आए हो? प्रीति ने बुजुर्ग महिला को सोफे पर रखा और ठंडे स्वर में बोली, मेरे पिता कहाँ हैं? अपने प्यारे कपड़ों को श्रीमती प्रमोद के नीचे कुचले जाते देख नेहा नाराज दिखी, जल्दी उठो, तुम मेरे कपड़े खराब कर दोगी। श्रीमती प्रमोद हिस्टीरिया में थी, रोते हुए और आंख में आंसू लिए, प्रमोद कहाँ है? जल्दी प्रमोद को बुलाओ, ये दुष्ट प्रीति मुझे मारना चाहती है। उसने मेरी गर्दन में सुई चुभाकर मुझे लकवा मार दिया है। नेहा ने उन्हें घृणा से देखा, वह पहचान गई थी कि यह बुढ़िया उसकी सास है, लेकिन वह उन्हें माँ कहकर संबोधित भी नहीं करना चाहती थी। शोर सुनकर प्रमोद ऊपर से नीचे भागे आए, प्रीति को बुजुर्ग महिला को यहाँ लाए देखकर हैरान थे। प्रीति, तुम अपनी दादी को यहाँ क्यों लाए हो? जल्दी इन्हें यहाँ से ले जाओ। प्रीति ने श्रीमती प्रमोद को संबोधित करते हुए ताना मारा, देखा, आपके अद्भुत बेटे को आपका यहाँ आना जरा भी पसंद नहीं है, वह मुझसे भी ज्यादा आपको यहाँ से भगाना चाहता है और आप अभी भी मेरा घर छीनने में उसकी मदद करना चाहती हैं। अगर आप कामयाब भी हो गईं, तो भी वह आपको एक पैसा नहीं देगा। श्रीमती प्रमोद चिल्लाईं, असंभव, मेरा बेटा मुझे कभी नहीं निकाल सकता। बकवास करना बंद कर। श्रीमती प्रमोद ने रोना जारी रखा, प्रमोद, जल्दी कर और अपनी माँ की गर्दन से सुई निकाल। यह मुझे मार रही है, जल्दी आ। प्रमोद पास आए और उनकी गर्दन में एक पतली, लंबी चांदी की सुई देखी। वह तुरंत आग बबूला हो गए, प्रीति, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम अपनी दादी को भी सुई चुभोगी? क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत बची है? आप लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए मुझे इंसानियत की क्या जरूरत है? प्रीति ने नेहा के कपड़ों में से एक उठाया और एक नजर डाली, फिर ठंडे लहजे में टिप्पणी की, 30,000 से ज्यादा की एक स्कर्ट और यहाँ एक दर्जन से ज्यादा कपड़े हैं। मेरी सौतेली माँ काफी अमीर हैं। आप सब काफी अच्छी तरह से रह रहे हैं। इतने महंगे कपड़ों के लिए इन्हें पैसा कहाँ से मिलता है? ये काम नहीं करती, इनकी कोई आय नहीं है। यह जरूर आपका पैसा होगा, है ना? आपके पास ऐसा पैसा है, फिर भी आप अपने कर्ज चुकाने के लिए मुझसे पैसे मांगते रहते हैं। यहाँ तक कि चुपके से मेरा घर बेचने की हद तक चले गए। आपने जानबूझकर बुढ़िया को मेरे घर का पता बताया, उन्हें आकर हंगामा करने को कहा, मेरे घर पर कब्जा करने की कोशिश की, मुझे और मेरी दादी को बाहर निकालने की कोशिश की। मेरी दादी गंभीर रूप से घायल थी और अभी मौत के मुंह से बाहर निकली हैं, क्या आप नहीं जानते? क्या आप में कोई इंसानियत है? क्या आप इंसान भी हैं? प्रीति की बातों से प्रमोद का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने गुस्से से नेहा को डांटा, जल्दी करो और सारे कपड़े वापस कर दो, इतने सारे क्यों खरीदे? नेहा ने नाराजगी से प्रीति को घूर कर देखा, फिर थोड़ी दुखी आवाज में बोली, वे बस मुझे चुनने के लिए लाए थे।
मैं ये सब क्यों खरीदूंगी? मुझे बस एक या दो चाहिए। कुछ दिनों में गौरव के स्कूल में अभिभावक शिक्षक बैठक है। मेरे पास पहनने के लिए कोई उपयुक्त कपड़े नहीं थे, इसलिए मैंने इन्हें मंगवाया। वह सभी प्रमुख लग्जरी ब्रांडों की सुप्रीम वीआईपी ग्राहक हुआ करती थी, हर साल अनगिनत लग्जरी वस्तुएं खरीदती थी। इसलिए जब ब्रांड नए मॉडल जारी करते थे तो वे उन्हें चुनने के लिए उनके पास भेज देते थे, उन्हें खुद मॉल जाने की जरूरत नहीं होती थी। जब प्रमोद ने सुना कि वह उन्हें अभिभावक शिक्षक बैठक में पहनना चाहती है तो उन्होंने तुरंत कहा, तो तुम एक अच्छा सा चुन लो। हमारे बेटे को गैलेक्सी इंटरनेशनल में वापस लाना मुश्किल है। हम इस बार शर्मिंदा नहीं हो सकते। मुझे पता है, क्या आपको मुझे बताने की जरूरत है? प्रमोद ने प्रीति की ओर देखा। तुमने सुना है ना? ये कपड़े तुम्हारे भाई के लिए जरूरत के तौर पर खरीदे गए थे। तुम अपने भाई को स्कूल में हंसने का पात्र नहीं बनने दे सकती है ना? प्रीति की आवाज ठंडी थी। चूंकि आपके पास अभी भी नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे हैं तो कृपया मुझसे उधार लिए गए सारे पैसे वापस कर दीजिए। मुझे जल्द ही एक क्लिनिक खोलना है और मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो यह इतने महंगे कपड़े कैसे पहन रही हैं? मैं $300 का कपड़ा खरीदते समय भी बहुत हिचकिचाती हूँ, ये 30,000 का कपड़ा बिना पलक झपकाए खरीद लेती हैं। मेरे पैसे वापस करो। जब प्रमोद ने सुना कि वह पैसे मांग रही है तो वह चिढ़ गए। वह पैसा तुमने स्वेच्छा से दिया था, वह कर्ज नहीं था। मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे साथ उधार शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकती हो? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो अपनी दादी से मांगो। उन्होंने इतने सालों तक अपना क्लिनिक चलाकर बहुत पैसा नहीं कमाया है क्या? शुरुआत में आप ही ने कहा था कि आप मुझसे उधार ले रहे हैं और जब आपके पास पैसे होंगे तो दोगुना वापस करेंगे। मेरे पास अभी सच में कोई पैसा नहीं है। प्रमोद गुस्सा हो गए, उनका चेहरा लाल हो गया। तुम्हारी चाची नेहा बस एक ड्रेस खरीद रही हैं, तुम इतनी बड़ी बात क्यों बना रही हो? क्या तुम्हें हमें अच्छी तरह से देखकर खुशी नहीं होती? क्या तुम यहाँ सिर्फ हंगामा करने आए हो? प्रीति ने माथे पर बल डाला। आप में ये कहने की हिम्मत है कि मैं हंगामा कर रही हूँ? क्या बुढ़िया को आपने मेरे यहाँ हंगामा करने के लिए आमंत्रित नहीं किया था? अगर आपने उन्हें फोन नहीं किया होता तो क्या मैं आज यहाँ होती? क्या आपको लगता है कि मैं आना चाहती थी? श्रीमती प्रमोद को आखिरकार फिर से बात करने का मौका मिला। वह दयनीय ढंग से रोईं। बेटे, क्या तुम पहले सुई निकाल सकते हो? इस कृतघ्न को बाद में डांटना देर नहीं होगी। प्रमोद ने हाथ उठाया और उनके लिए सुई निकाली। लो। श्रीमती प्रमोद को जल्द ही अपने हाथों और पैरों में सनसनी लौटती महसूस हुई। वह सोफे पर लेटकर रोईं। मुझे लकवा नहीं मारा, मैं तो डर ही गई थी। प्रीति, तू कृतघ्न, मैं तुझे कितना प्यार करती थी। तू कुछ नहीं, बस एक छोटी सी शैतान है। अगर आपने फिर से मुझे गाली दी तो क्या आपको लगता है कि मैं आपको दूसरी सुई नहीं चुभूंगी? श्रीमती प्रमोद तुरंत चुप हो गईं, सोफे पर बैठकर अपने आंसू और नाक पोंछने लगीं। नेहा ने उन्हें सोफे पर अपनी नाक और आंसू पोंछते देखा और तुरंत गुस्से में फट पड़ी। तुम ये क्या कर रही हो? तुमने अपनी नाक का स्राव पूरे सोफे पर पोंछ दिया। क्या तुम जानती हो ये सोफा कितना महंगा है? तुरंत दूर हटो, मेरे सोफे या मेरे कपड़ों को मत छूना। ये कहते हुए उसने श्रीमती प्रमोद को जोर से जमीन पर धक्का दे दिया। श्रीमती प्रमोद ने जोर से विलाप किया, जमीन पर पसरकर रोईं। प्रमोद, अपनी पत्नी को देखो, कितनी हृदयहीन औरत है। यह मुझे सोफे पर भी नहीं बैठने देगी। ये तो हद है। यह अपनी सास को मारना चाहती है, यह मुझे गिराकर मारना चाहती है। प्रमोद भी खुश नहीं थे। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम गांव से मिली उन गंदी आदतों को नहीं बदल सकती? तुम्हें सच में सोफे पर नहीं बैठना चाहिए। मुझे डर है कि तुम कालीन भी गंदा कर दोगी। यहाँ मत रुको, जल्दी प्रीति के साथ घर जाओ। श्रीमती प्रमोद हैरान रह गईं। तुमने क्या कहा? तुम भी नहीं चाहते कि मैं सोफे पर बैठूं? प्रमोद, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हें पढ़ाया और तुम्हारी इतनी अच्छी पत्नी भी दिलवाई। क्या तुम मुझे इसका ये सिला दे रहे हो? उनकी शिकायतों पर प्रमोद का चेहरा क्रूर हो गया। चुप हो जा। हमारे गरीब घर में तो एक चूहा भी नहीं रहना चाहेगा, फिर भी तुम दावा करती हो कि तुमने मुझे विश्वविद्यालय में पढ़ाया और मुझे पत्नी दिलवाई। मैंने खुद काम किया और पढ़कर कॉलेज पूरा किया। मैंने भीख मांगी और गिड़गिड़ाकर अपनी पत्नी पाई। एक मुख्य कारण जिसकी वजह से शेन तंग ने मुझे नीचा दिखाया था, वह मेरी गरीबी थी। मेरा परिवार हमेशा मेरे लिए एक बोझ रहा है। तुम्हें सिर्फ मुझसे पैसे मांगना आता है। तुमने मेरी कभी किसी चीज में मदद नहीं की। मैंने इतने सालों तक शेन तंग की एक काम करने वाले घोड़े की तरह सेवा क्यों की? मैंने अपमान सहा और सहन किया क्योंकि मैं उसकी मदद चाहता था, एक मेडिकल कंपनी शुरू करने में मेरी मदद करने के लिए। अपना नाम बनाने के लिए मैंने नेहा को भी नजरअंदाज कर दिया, जो हमेशा मेरे लिए इतनी अच्छी थी। अचानक प्रीति की ठंडी आवाज गूंजी, तो आप बस मेरी माँ का इस्तेमाल कर रहे थे? प्रमोद चौंक गए। अचानक महसूस हुआ कि उन्होंने गुस्से में शायद बहुत ज्यादा बोल दिया है। प्रमोद, आप मेरी माँ से शादी करने को भीख मांगना और गिड़गिड़ाना, अपमान सहना और कड़ी मेहनत कहते हैं? नहीं, मैं सफल होने के लिए आपने मेरी माँ को धोखा दिया, ये दावा करते हुए कि आप अविवाहित हैं, इस तथ्य को छिपाते हुए कि आपकी एक मंगेतर थी। नहीं, उस समय मैं पहले ही मेरी माँ से शादी करने से पहले और बाद में आपने अपनी मंगेतर से संपर्क बनाए रखा है ना? मुझे समझाना है। तो जैसे ही मेरी माँ का निधन हुआ, आप अपनी पूर्व मंगेतर से शादी करने का इंतजार नहीं कर पाए, जो आपसे शादी करते समय पहले से ही गर्भवती थी। प्रीति हंसने लगी। वह एक ही समय में हंस रही थी और रो रही थी। आप नीच हैं। मेरी माँ से शादी करने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं थे। आप उनके लायक बिल्कुल नहीं हैं। प्रमोद के बोलने के सभी प्रयास उनके द्वारा काट दिए गए और वह गुस्से से नस फाड़ बैठे। मैं उनके लायक हूँ? तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारी माँ कितनी अच्छी थी? मुझ पर उंगली उठाना बंद कर और अपनी दादी को यहाँ से ले जा। अब से वह तुम्हारे साथ रहेगी। अब आप मेरी माँ से घृणा करते हैं। अगर वह अच्छी नहीं थी तो आपने उनसे शादी क्यों की? जिस विला में आप रहते हैं, जो कार आप चलाते हैं, आपके पास ऐसा क्या है जो मेरी माँ से हासिल नहीं हुआ?
यहाँ तक कि आपकी कंपनी के लिए शुरुआती निवेश भी मेरी माँ ने प्रदान किया था। तो क्या हुआ अगर उन्होंने पैसा दिया? उन्हें देना चाहिए था। जिस विला में मैं रहता हूँ और जो कार मैं चलाता हूँ, वह मैंने खुद कमाया है। उन्हें मरे हुए कितना समय हो गया है। मैंने जो पैसा कमाया है उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। प्रीति की भौहें सिकुड़ गईं। उसने उन्हें देखा और धीरे धीरे कुछ कदम पीछे हट गई। उनकी आवाज़ उदासी से भरी थी। आपने मेरी माँ से कभी प्यार नहीं किया, है ना? आप बस हर समय उनका इस्तेमाल कर रहे थे और अब आप मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको हमारी याद तभी आती है जब आपके पास पैसों की कमी होती है। प्रमोद ने ताना मारा, क्या तुम्हारी माँ ने कभी मुझसे प्यार किया? वह भी बस मेरा इस्तेमाल कर रही थी। उनके दिल में कोई और आदमी था, मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। प्रीति की आंखों में आंसू भर आए। बकवास करना बंद करें। मेरी माँ वैसी इंसान नहीं थी। मुझे बचपन की बहुत बातें याद हैं। वह बस चिकित्सा और नुस्खों के अध्ययन के लिए समर्पित थी। उन्होंने दूसरे पुरुषों के साथ कोई संबंध नहीं रखा। प्रमोद ने थोड़ी देर बाद अपनी जुबान बंद रखी और कुछ नहीं कहा। लिविंग रूम में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। तभी कुछ लोग अचानक बाहर से अंदर चले आए। आगे वाला कुछ बियर की बोतलें लिए हुए था, कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। बॉस प्रमोद, लड़कों ने आपको फोन किया था, आपने क्यों नहीं उठाया? चलो एक ड्रिंक लेते हैं। क्या आपकी बेटी ने आज आपको पैसे दिए? अपने भाइयों के साथ थोड़ा बांटिए। प्रीति धीरे से मुड़ी, परिचित चेहरों को देखा और हर शब्द पर जोर दिया, चौधरी। चौधरी पूरी तरह से स्तब्ध रह गए और उनके पीछे लगे छोटे गुंडे भी उतने ही हक्के बक्के थे। प्रीति यहाँ कैसे आ गई? वह आमतौर पर कभी यहाँ नहीं आती, है ना? हम तो फंस गए। इस समय प्रमोद का चेहरा बदसूरत तो नहीं कहा जा सकता था। तुम किस ड्रिंक की बात कर रहे हो? निकल जाओ अभी। हाँ हाँ हाँ, हम अभी जा रहे हैं। रुको। प्रीति ने उन्हें रोकने के लिए आगे कदम बढ़ाया। उसने चौधरी को देखा, फिर प्रमोद को और ताना मारा, एक साथ पीना। तो तुम लोग वास्तव में काफी पक्के दोस्त हो। प्रमोद अत्यंत क्रोधित थे। वह बस नशे में बकवास कर रहा था। तुम उस पर विश्वास करोगी, यह नहीं माना जा सकता। मैं उनके इतना करीब नहीं हूँ। करीब नहीं? अगर आप करीब नहीं हैं तो वह आपसे क्यों पूछ रहा है कि क्या मैंने आज आपको पैसे दिए? अगर आप करीब नहीं हैं तो उसकी हिम्मत कैसे हुई आपसे अपने दोस्तों के साथ पैसे बांटने के लिए कहने की? प्रीति को विश्वास नहीं हुआ। तो तुम लोग हर समय मुझे धोखा दे रहे थे। प्रमोद, आप बिल्कुल बेशर्म हैं। मुझे अपना कर्ज चुकाने के लिए मजबूर करने के लिए कर्ज वसूलने वालों द्वारा पीटे जाने का नाटक करने के लिए अतिरिक्त कलाकारों को भर्ती कर रहे थे। पूरे समय मैंने सोचा कि आप गुंडों से पिटे हैं। मुझे बहुत बुरा लगा था। अगर आप इतने शानदार अभिनेता हैं तो आप फिल्मों में अभिनेता क्यों नहीं बन जाते? चौधरी ने देखा कि चीजें उनके पक्ष में नहीं जा रही हैं। वह जानता था कि उसने प्रमोद की साजिश को खराब कर दिया है। वह वहां रुकने वाला नहीं था। उसने जल्दी से अपने दोस्तों को प्रीति के पास से आगे बढ़ाया और उस जगह से जल्दबाजी में पीछे हट गए। जैसे ही प्रमोद की साजिश उजागर हुई, उन्होंने अब इसे छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। उनका चेहरा हल्के हरे रंग का हो रहा था। क्या ये सब तुम्हारी गलती नहीं है? अगर तुम मेरे कर्ज चुकाने के लिए आकाश से 40 लाख मांगने को तैयार होती तो क्या मुझे नाटक करने की इतनी दूर जाने की जरूरत पड़ती? तुम सच में कुपुत्री हो। आप मुझे दोष दे रहे हैं। प्रीति को यह पूरी तरह से हास्यास्पद लगा। दोष मरने के अलावा आप और क्या कर सकते हैं? क्या सब कुछ आपकी गलती नहीं है? मैंने क्या गलत किया? प्रमोद ने नाराजगी से उसे घूरा। तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें मेरे कर्ज चुकाने चाहिए। पिता के कर्ज को बच्चे द्वारा चुकाया जाना सही और न्यायपूर्ण है। प्रीति का दिल लगभग जम चुका था। उसके चेहरे पर अब कोई भावना नहीं थी। मैं अब से आपके लिए एक पैसा भी नहीं चुकाऊंगी। साथ ही मैं आस्था अस्पताल पर शू याओ पिल्स की अनधिकृत बिक्री के लिए मुकदमा करने जा रही हूँ। मैं उनसे नुकसान की भरपाई करवाऊंगी। असंभव। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? तुम्हें आस्था अस्पताल पर मुकदमा करने की अनुमति नहीं है। नुस्खा मैंने ही उन्हें दिया था और मुझे पहले ही भुगतान मिल चुका है। तो मैं उनके साथ आप पर भी मुकदमा करूंगी। प्रीति, क्या तुम पागल हो गई हो? और मैं आपके मेरे पीछे मेरा घर बेचने के लिए भी आप पर मुकदमा करूंगी। मैंने उसे बेचा भी नहीं है। पैसा पहले ही वापस कर दिया गया है। तुम कब रुकोगी? इस छोटी सी बात को तुम अदालत ले जाना चाहती हो? छोटी सी बात? नुस्खा और घर जो मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ा था, सब आपने बेच दिया। आपको लगता है कि यह छोटी सी बात है? मैं आपकी वजह से लगभग बेघर हो गई थी। अगर उस दिन आकाश वहां नहीं होता तो पता नहीं चीजें कितनी बदतर हो सकती थी। ये देखकर कि प्रीति सच में मुकदमा करने के लिए तैयार है, प्रमोद थोड़ा घबरा गए। उन्होंने जल्दी से अपनी अकड़ को निगलने की कोशिश की। रुको प्रीति, मैं तुम्हारा पिता हूँ। क्या इस परिवार में कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम बैठकर बात नहीं कर सकते? क्या तुम सच में हमारे रिश्ते को इस तरह बर्बाद करना चाहती हो? रिश्ता बर्बाद करने वाले आप पहले थे। रुको, एक मिनट के लिए शांत हो जाओ। अपने छोटे भाई के बारे में सोचो। गौरव अभी भी हाई स्कूल में है। अगर उसके शिक्षकों और सहपाठियों को पता चला कि हम अदालत में हैं, कि उसकी अपनी बहन अपने पिता को जेल भेजने की योजना बना रही है, तो वह भविष्य में अपना सिर कैसे ऊंचा रख पाएगा? प्रीति उस पल रुकी। वह गौरव को भूल गई थी। प्रीति को हिचकिचाते हुए देखकर प्रमोद को एहसास हुआ कि वह अभी भी अपने भाई की परवाह करती है। अन्यथा उसने पहले गौरव की ट्यूशन फीस चुकाने के लिए अपनी दहेज वाली कार नहीं बेची होती। उनका दिल खुशी से भर गया और उन्होंने एक कोमल आवाज में एक और चाल चली। प्रीति, तुम्हारा भाई अभी बालिग नहीं हुआ है। जब मैं जेल में हूंगा तो उसकी देखभाल कौन करेगा? चाची नेहा निश्चित रूप से पैसे नहीं कमा पाएगी और मैं ही पूरे घर का सहारा हूँ। गौरव को अभी भी अपनी स्कूली शिक्षा के लिए पैसों की जरूरत है। मैं उसकी ट्यूशन फीस चुकाऊंगा, इसलिए तुम्हें यह नहीं करना पड़ेगा। इसलिए कृपया मुझ पर मुकदमा मत करो और आस्था अस्पताल पर भी मुकदमा मत करो, ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है, प्रीति ने कहा, मुड़कर जाने लगी। मैं भविष्य में गौरव की ट्यूशन फीस चुकाऊंगी।
प्रमोद जल्दी से उसके पास पहुंचे। तुम्हारा क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप शांति से जेल जा सकते हैं। प्रमोद गुस्से से भर गए। प्रीति, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। प्रीति ने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया, कार में बैठी और सीधे ड्राइव करके चली गई। जब वह घर पहुंची तो उसने अपनी दादी को देखा और सुनिश्चित किया कि वह ठीक हैं। तभी उसे राहत मिली और उसने लिविंग रूम और सोफे को साफ करना शुरू कर दिया। हालांकि शाम तक उसके घर का दरवाजा फिर से खटखटाया गया। अपना सबक सीख चुकी प्रीति ने तुरंत दरवाजा नहीं खोला, बल्कि झांक कर देखा। फिर उसका चेहरा एक बहुत ही अप्रिय अभिव्यक्ति में बदल गया। श्रीमती प्रमोद वास्तव में फिर से आ गई थीं। इसके अलावा वह इस बार अकेली नहीं आई थीं, बल्कि अपने जैसी दिखने वाली 3 लड़कियों को साथ लाई थीं। क्या ये वही बहनें हो सकती थीं जिनकी वह बात कर रही थी? प्रीति का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने दरवाजा नहीं खोला। पहले से ही एक बुढ़िया के साथ संघर्ष करना काफी था, 3 अतिरिक्त लड़कियों के साथ उसका घर शायद अराजकता में डूब जाएगा। वह खुद और अपनी दादी के लिए रात का खाना तैयार करने के लिए रसोई में गई। बाहर खटखटाना और चिल्लाना जारी रहा, स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा था कि जब तक वह दरवाजा नहीं खोलेगी तब तक वे नहीं जाएंगी। जब प्रीति खाना खा रही थी तो उसे लगातार उनके द्वारा दरवाजा खोलने की कोशिश में गलत पासवर्ड डालने की आवाज आ रही थी और दरवाजे से गलती की आवाज बाहर गूंजती रही। बाहर के हंगामे के कारण डॉक्टर शकुंतला खाना नहीं खा पाईं और बस एक कटोरी दलिया पीकर वापस बिस्तर पर आराम करने चली गईं। प्रीति जानती थी कि उन्हें इस तरह दरवाजा रोककर रखने देना कोई समाधान नहीं था, क्योंकि वह और उनकी दादी हमेशा के लिए घर पर नहीं रह सकती थीं। इसके अलावा उनकी दादी को अब ठीक होने के लिए शांति और आराम की जरूरत थी, और उनके लगातार शोर से उन्हें खाने और सोने में परेशानी होगी, जिससे उनकी रिकवरी धीमी हो जाएगी। कठोर चेहरे के साथ उसने आखिरकार दरवाजा खोला। आप क्या कर रही हैं? क्या आपका हो गया? ओह प्रीति, तुम घर पर थी, तुमने हमारे लिए दरवाजा क्यों नहीं खोला? श्रीमती प्रमोद ने माथे पर बल डाला। दादी और तुम्हारी बहनें आई हैं और तुम हमें बाहर ही छोड़ देती हो। तुम कितनी कंजूस और अमानवीय हो। मुझे लगा नहीं था कि आपका घाव ठीक होने के बाद आप इतनी जल्दी दर्द भूल जाएंगी। लगता है मैंने जो इंजेक्शन दिया उससे आपको काफी दर्द नहीं हुआ। श्रीमती प्रमोद ने अपनी गर्दन थपथपाई, थोड़ी डर के साथ उसे देखा। अगर तुमने फिर से मुझे चुभने की हिम्मत की तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अगर आप मेरे घर के बाहर हंगामा करती रहीं तो मैं भी पुलिस को बुलाऊंगी। मैं तुम्हारी दादी हूँ। श्रीमती प्रमोद चिल्लाईं। क्या तुम अपनी खुद की दादी को भी गिरफ्तार करने की योजना बना रही हो? तू क्रूर प्राणी, एक मिनट तुम अपने पिता को जेल भेज रही हो, अगले मिनट तुम मुझे भी वही करने की धमकी दे रही हो। क्या तुम कोई जानवर हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वह इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि पड़ोस की आंटी उषा ये देखने के लिए बाहर आई कि क्या हो रहा है। प्रीति, ये कौन है? श्रीमती प्रमोद ने तुरंत कहा। ओ प्रिय, हमने पड़ोसियों को परेशान कर दिया। मैं प्रीति की दादी हूँ और ये लड़कियां उसकी बहनें हैं। हम परिवार से मिलने आए हैं। आंटी उषा ने प्रीति की ओर देखा। क्या ये सच है? प्रीति को मजबूरी में सिर हिलाना पड़ा। हाँ, वह मेरी दादी हैं। तो वह सच में तुम्हारी दादी हैं? वह इतनी जोर से चिल्ला रही थी, मुझे लगा कुछ हो गया है। श्रीमती प्रमोद मुस्कुराई। कोई समस्या नहीं है, हम सब परिवार हैं। प्रीति इतनी संस्कारी है और उसने मुझे यहाँ कुछ समय के लिए रहने और शांति का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उन्होंने जोर से लड़कियों को कमरे के अंदर धकेल दिया। फिर वह खुद प्रीति के पास से गुजरकर लिविंग रूम में चली गईं। प्रीति कड़वाहट से मुस्कुराए बिना न रह सकी। प्रीति ने पहले आंटी नेहा से माफी मांगी। नेहा के जाने के बाद उसने दरवाजा बंद कर लिया। वह मुड़ी और गंभीर भाव से बूढ़ी औरत और 3 अपरिचित बहनों को देखा। मगर दयामयी दादी ने उसके रूखेपन को नजरअंदाज किया और उत्साह से अपनी पोतियों का परिचय कराया। प्रीति, ये तुम्हारे दूसरे चाचा की बड़ी बेटी नैना है। यह अब 22 साल की है, तुम बचपन में मिली थी इससे। नैना बचपन से ही बहुत सुंदर है और अब तो और भी आकर्षक और नाजुक हो गई है। नैना ने धीरे से कहा। दीदी, इतने सालों बाद मिले हैं, आप बहुत सुंदर हो गई हैं। उम्मीद है हमारे आने से आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। दयामयी इस पोती से बहुत खुश दिखीं। उन्होंने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई, फिर अगली पर ध्यान दिया। ये तुम्हारे दूसरे चाचा की दूसरी बेटी सोना है, 20 साल की। तुम इससे भी बचपन में मिली थी। सोना की आवाज तेज थी और उसने सीधे सीधे कहा। दीदी, आपने इतनी देर से दरवाजा क्यों खोला? हमें इतनी देर तक बाहर खड़ा रखा, ये तो बहुत ज्यादा है। क्या आप हमें गरीब रिश्तेदार समझकर तुच्छ मान रही हैं? हाँ, आप शहर के लोग हमेशा इतने ही घमंडी होते हैं। प्रीति का जवाब ठंडा था। अगर मैं दरवाजा नहीं खोलना चाहती या तुम्हें अंदर नहीं आने देना चाहती तो तुम्हें क्या? अगर तुम्हें लगता है कि मैं अनुचित हूं तो तुम जा सकती हो। क्यों नहीं जाती? सोना ने अविश्वास से उसे देखा। हे भगवान, आपको जरा भी शर्म नहीं है? आप इतनी बेशर्मी को भी इतनी सहजता से कैसे दिखा सकती हैं? हम इतनी दूर से आपसे मिलने आए हैं और हमें ये घटिया रवैया मिल रहा है। क्या मैंने तुम्हें मुझसे मिलने आने को कहा था? इतने सालों से हमारा कोई संपर्क नहीं था और अचानक तुम बिन बुलाए आ टपकी हो। प्रीति ने दयामयी की ओर देखा। क्या आपको वाकई लगता है कि इन सबको साथ लाकर आप मेरा घर मुझसे छीन सकती हैं? मैं आपको बता दूं, ऐसा होने का कोई चांस नहीं है। इस बार दयामयी ने पलटवार न करने में समझदारी दिखाई, ताकि फिर से कोई ऐसा ताना न मिले जो उन्हें असहाय कर दे। उन्होंने जल्दी से स्थिति को शांत करने की कोशिश की। अरे, तुम क्या बकवास कर रही हो? हम तुम्हारा घर क्यों लेना चाहेंगे? हम तो बस तुमसे मिलने आए हैं। आखिरकार हम परिवार हैं, एक दूसरे से ज्यादा मिलना जुलना तो बनता है। बात करते हुए उन्होंने सबसे छोटी लड़की को खींचा और उसका परिचय कराया। ये तुम्हारे दूसरे चाचा की तीसरी बेटी दीना है। ये सिर्फ 16 साल की है। तुम इससे पहले नहीं मिली हो, लेकिन अब जब मिल गई हो तो तुम दोनों को एक दूसरे को ज्यादा जानना चाहिए।
और अब से तुम्हें अपनी इन तीनों बहनों का ख्याल रखना होगा, ठीक है? प्रीति ने व्यंग्य किया, मैं यह नहीं कर सकती। बेहतर होगा आप इन्हें मेरे पिता के पास ले जाएं। उन्हें, जो उनके चाचा हैं, अपनी भतीजियों का ख्याल क्यों नहीं रखना चाहिए और मुझे क्यों रखना चाहिए? अरे प्रिय, क्या तुम्हारे पिता व्यस्त नहीं हैं? उन्हें बिजनेस की बातचीत संभालनी है। उनके पास अपनी भतीजियों का ख्याल रखने का समय कहाँ होगा? तुम, जो उनकी बड़ी चचेरी बहन हो, तुम्हारा थोड़ा सा ध्यान रखना तो बनता है। वह दिवालिया हो चुके हैं, उन्हें किस बात की व्यस्तता है? उनके पास अपने दोस्तों के साथ शराब पीने के लिए बहुत खाली समय है। बस जाओ और उन्हें ढूंढो। ठीक इसीलिए वह बिजनेस पार्टनरशिप की तलाश में घूम रहे हैं। तुम्हारे पिता में हमेशा से बिजनेस की अच्छी समझ रही है, वरना वह इतनी बड़ी कंपनी कैसे खड़ी कर पाते? अगर उनमें वाकई बिजनेस की समझ होती तो कंपनी दिवालिया नहीं होती। कंपनी तो बस इसलिए खड़ी हो पाई थी क्योंकि मेरी माँ ने उन्हें अपने अलग अलग नुस्खों से समर्थन दिया था। जैसे ही प्रीति ने सुना कि प्रमोद किसी बिजनेस सहयोग की योजना बना रहे हैं, उसके दिमाग में खतरे की घंटी बज गई। वह दिवालिया थे, कौन उनके साथ सहयोग करना चाहेगा जब तक कि वह उसके कुछ हितों का व्यापार न कर रहे हों? दीना अचानक बोली, दीदी, अगर आप मुझे शहर में एक अच्छी नौकरी ढूंढने में मदद करेंगी जिसमें अच्छी सैलरी हो, तो मैं आपको बताऊंगी कि बड़े चाचा किस तरह के बिजनेस में हाथ डालने की योजना बना रहे हैं। डोएमई ने उसे जोर से थप्पड़ मारा, जिससे दीना लड़खड़ा गई और लगभग गिर ही पड़ी। उन्होंने डांटा, तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे बड़े चाचा किस बिजनेस की योजना बना रहे हैं? अपनी छोटी मोटी होशियारी यहाँ मत दिखाओ और बकवास करना बंद करो। दीना ने थप्पड़ पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। वह स्पष्ट रूप से इसकी आदी थी। इसके बावजूद उसने जिद की, मैं सच में जानती हूँ कि चाचा क्या बिजनेस करने वाले हैं। मैं मनगढ़ंत बातें नहीं कर रही हूँ। लेकिन इस जानकारी के लिए, दीदी, आपको कुछ तो देना होगा। मैं आपको मुफ्त में नहीं बताऊंगी। प्रीति ने उस पर नजर डाली और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। तुम सिर्फ 16 साल की हो, क्या तुम्हें अभी भी हाई स्कूल में नहीं होना चाहिए? क्या तुम स्कूल नहीं जा रही हो? दादी कहती हैं कि लड़की के लिए स्कूल जाना बेकार है और मुझे अपने छोटे भाई को सहारा देने के लिए जल्दी काम शुरू करके पैसे कमाने चाहिए। जब मेरा भाई बड़ा होगा तो वह हमारा सहारा बनेगा। मैं पैसे कमाना चाहती हूँ। दीदी, क्या आप मेरी नौकरी ढूंढने में मदद कर सकती हैं? मैंने सुना है कि आप बहुत काबिल हैं। उसकी युवा आवाज सुनकर, उसके अपरिपक्व चेहरे को देखकर प्रीति के अंदर आक्रोश की लहर दौड़ गई। उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। इस बूढ़ी औरत का पक्षपात बेतुका है। तो केवल उसके पोते ही इंसान माने जाते हैं, उसकी पोतियां नहीं। यह अभी इतनी छोटी है, फिर भी आपने इसमें अपने छोटे भाई को पालने का विचार भर दिया है। यह अभी नाबालिग है और इसे स्कूल में होना चाहिए, न कि अपने भाई को सहारा देने के लिए काम करना चाहिए। डोएमई को, हालांकि, इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। अपने भाई को सहारा देने में क्या गलत है? उनकी बड़ी बहन होने के नाते क्या उनसे यह उम्मीद नहीं की जाती? यूनिवर्सिटी जाने के बाद भी तुम्हें फिलियल पाइटी, माता पिता और बड़ों का आदर की समझ नहीं है। तुम बस मुझसे बहस कर रही हो और मुझे दादी भी नहीं कहती, तुम मुझे बूढ़ी औरत कहती हो। अगर दूसरे लोग ये सुनेंगे तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मजाक का पात्र बनोगी? मेरी राय में तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहिए था। इसका क्या फायदा? मैंने सुना है कि वर्मा परिवार तुम्हारे तौर तरीकों की कमी के लिए तुम्हें नीचा दिखाता है। तुम्हारा पति तो तुम्हें तलाक देने पर भी विचार कर रहा है। लड़की के स्कूल जाने का क्या मतलब? वह टॉप स्पॉट्स के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करेगी। स्वाभाविक रूप से उसे पैसे कमाने के लिए काम करना चाहिए, परिवार को सहारा देने के लिए और अपने भाई को सहारा देने के लिए। प्रीति सिरदर्द की हद तक नाराज होकर बोली, अपनी बड़ी बहन होने के नाते अपने भाई को पालना उसका कर्तव्य नहीं है। यह उसके माता पिता की जिम्मेदारी है। लड़कियों को भी शिक्षा का अधिकार है, वे टॉप स्टूडेंट बनने की भी इच्छा रख सकती हैं, ठीक वैसे ही जैसे मैं हमारे शहर की यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा में टॉप स्कोरर थी। डोएमई चौंक गईं, तुम यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा में टॉप स्कोरर थी? हाँ थी। प्रीति की तीनों बहनें भी चकित थीं, प्रीति को देख रही थीं। वे बूढ़ी औरत से बेहतर समझती थीं कि यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा में टॉप स्कोरर होने का क्या मतलब है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी इतनी खूबसूरत चचेरी बहन के इतने असाधारण शैक्षणिक परिणाम होंगे। डोएमई हकलाते हुए बोली, तुम टॉप स्कोरर थी, मुझे तुम्हारे पिता ने कभी क्यों नहीं बताया? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो? क्योंकि उन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है, उन्हें मेरे परीक्षा स्कोर के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। सिवाय उन समयों के जब उन्हें पैसे की कमी होती है और उन्हें याद आता है कि उनकी मुझ जैसी कोई बेटी है, वरना उन्हें शायद ही याद रहता है कि मैं मौजूद हूँ। जाओ उनसे पूछो कि मेरी उम्र कितनी है, मेरा जन्मदिन कब है, मैं शर्त लगाती हूँ कि उन्हें नहीं पता होगा। बकवास, तुम्हारे पिता ने हमेशा तुमसे प्यार किया है। वह एक बड़े आदमी हैं, स्वाभाविक रूप से उन्हें जन्मदिन याद नहीं रहेगा। वह अपना जन्मदिन भी भूल जाते हैं। आखिरकार वह काम में बहुत व्यस्त हैं, तुम्हें समझना चाहिए और विचारशील होना चाहिए। मैं वह नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि आपको इन लड़कियों को स्कूल छोड़ने और काम करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, उन्हें कॉलेज जाना चाहिए। डोएमई आखिरकार अपने सदमे से उभरी, उसने उपहास किया, क्या शिक्षा महंगी नहीं है? क्या तुम जानती हो कि अगर उन सभी तीनों लड़कियों और उनके भाई को स्कूल जाना पड़े तो घर पर कितना वित्तीय दबाव पड़ेगा? तुम्हारी चाची लगातार बीमार रहती हैं और कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ तुम्हारे चाचा पर निर्भर करता है। क्या तुम उन्हें काम करके मार डालना चाहती हो? तो फिर इतने बच्चे क्यों पैदा किए? अगर उनका केवल एक ही बच्चा होता तो क्या उनका जीवन आसान नहीं होता? तुम क्या जानती हो, तुम्हारे चाचा का कोई बेटा नहीं है, इसलिए जाहिर है उन्हें तब तक बच्चे पैदा करते रहना होगा जब तक कि एक बेटा ना हो जाए। बिना बेटे के लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। उन्हें देखकर प्रीति को दुख हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि उनके नाम नैना, ला या नान, सोना, झाओ नान, दीना, डे नान रखे गए हैं।
ये पता चलता है कि सब कुछ एक बेटे के लिए है। आपके परिवार में पैदा हुई लड़कियों का तो ठीक से नाम भी नहीं है। कितनी दयनीय हैं। अगर तुम्हें वे दयनीय लगती हैं तो उनकी नौकरी ढूंढने में मदद करो। हमारी कोई खास ज़रूरतें नहीं हैं, बस एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी, आदर्श रूप से महीने में कई दसियों हज़ार। वे सभी मेहनती हैं और कोई भी काम करने को तैयार हैं। प्रीति ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, क्या तुम्हें लगता है कि नौकरी इतनी आसानी से मिल जाती है? मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है कि मैं उनके लिए ऐसी नौकरी का इंतजाम कर सकूं जो महीने में दसियों हज़ार कमा सके। जोएमई की आंखें चमक उठीं और उन्होंने कहा, तो फिर तुमने पहले एक मेडिकल क्लिनिक शुरू करने की बात कही थी, है ना? तुम इन तीनों लड़कियों को अपने लिए काम क्यों नहीं कराती? इस बीच तुम्हारी दादी उन्हें कुछ मेडिकल कौशल सिखा सकती हैं। वे एक दो चीजें सीख सकती हैं और वे भविष्य में मरीजों का इलाज करके पैसे कमा सकती हैं। मेरी दादी बाहरी लोगों को औषधीय कौशल नहीं सिखाती हैं। ओह, चलो भी, तुम क्या कह रही हो? उन्हें बाहरी कैसे माना जाता है? ये लड़कियां तुम्हारी बहनें हैं, तुम सभी में कियाओ परिवार का खून दौड़ रहा है। तुम जितनी नजदीक हो सकती हो उतनी नजदीक हो। अगर वे सचमुच सीखना चाहती हैं तो एक तरीका हो सकता है। वे अपना उपनाम शेंट में बदल सकती हैं, जैसा कि मेरी दादी का है। डोएमई चौंक गईं, ये बकवास है। वे कियाओ परिवार की सदस्य हैं, वे अपनी दादी के नाम पर शेंट में अपना अंतिम नाम कैसे बदल सकती हैं? तुमने भी उनका उपनाम नहीं लिया, फिर भी तुमने उनके मेडिकल कौशल सीखे। प्रीति ने उदासीनता से उन्हें देखा, किसने कहा कि मेरा अंतिम नाम शेंट नहीं है? डोएमई की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें शेन उपनाम कहाँ से मिला? क्या तुम कियाओ नहीं हो? जब मेरा जन्म हुआ तो मेरा उपनाम शेन था। मेरी माँ ने मेरी दादी का उपनाम शेन लिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरा उपनाम मेरी माँ का है। डोएमई दंग रह गईं, अरे, क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारा नाम शेन प्रीति है? नहीं, मेरा नाम शेन प्रीति है। डोएमई सदमे में रह गईं, तुम्हारा वास्तव में कियाओ उपनाम नहीं है। तुम्हारे पिता ने इतनी बड़ी बात का कभी जिक्र कैसे नहीं किया? यह इसलिए है क्योंकि मेरे पिता में पुरुष वर्चस्व की भावना बहुत ज्यादा है और उन्हें लगा कि मुझे कियाओ उपनाम रखना होगा, वरना उनकी बेइज्जती होगी। उन्होंने इस बारे में मेरी माँ से कुछ बार झगड़ा किया। मेरी माँ और ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए मान गईं और मेरा नाम प्रीति में बदल दिया। डोएमई ने राहत की सांस ली, उन्होंने अपनी छाती थपथपाते हुए आंखें घुमाईं, तो तुम्हारा उपनाम कियाओ है? तुमने मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा कि तुम्हारा उपनाम वास्तव में शेन है। मैं वास्तव में अपना नाम वापस बदलने की योजना बना रही हूँ, मुझे अब भी लगता है कि शेन उपनाम ज्यादा अच्छा है। नहीं, तुम इसे नहीं बदल सकती। डोएमई ने जल्दबाजी में कहा, तुम्हें कियाओ उपनाम ही रखना होगा, तुम कियाओ परिवार की सदस्य हो, शेन की नहीं। क्या आप इस बात से चिंतित हैं कि अगर मैं अपना अंतिम नाम शेन में बदल दूं तो मैं आपका सम्मान नहीं करूंगी? चिंता मत करो, भले ही मेरा अंतिम नाम कियाओ हो, मैं आपका सम्मान नहीं करूंगी। आखिरकार आपने मुझे एक दिन के लिए भी नहीं पाला है, मैं आपसे परिचित नहीं हूँ। हम काफी देर से बात कर रहे हैं, अब आप लोगों के जाने का समय हो गया है। अब एक दूसरे को जानने में क्या देर हुई है? डोएमई जाना नहीं चाहती थी, उन्होंने तुरंत अपनी पोतियों को आदेश दिया, तुम लड़कियां अपनी दीदी की मदद क्यों नहीं करती? नैना, तुम अपनी दीदी के लिए फर्श पोंछ दो। सोना, तुम जाओ और अपनी दीदी के कपड़े धो दो। दीना, तुम रसोई में जाओ। मुझे खाने की महक आ रही है, तुम्हारी दीदी ने अभी अभी खाना खत्म किया होगा, जाओ और उनके बर्तन धो दो। नैना और दीना स्पष्ट रूप से उनके आदेशों की आदी थी और तुरंत काम पर लग गईं। केवल सोना नहीं हिली, वह जोर से चिल्लाई, मुझे भूख लगी है, मैंने अभी तक रात का खाना नहीं खाया है। दादी, मुझे खाना है। काम करने की ताकत के लिए मेरा पेट भरा होना चाहिए। डोएमई को उससे भी ज्यादा भूख लगी थी। उन्होंने अपना पेट थपथपाया और फिर से शिकायत किए बिना न रह सकी, प्रीति, तुम किससे रहस्य रखने की कोशिश कर रही हो? तुमने खुद ही खाना बनाया और खा लिया, हमें दरवाजे पर भूखा छोड़ दिया, तुम कितनी निर्दयी हो सकती हो? सोना ने भी आंखें घुमाई, दीदी सचमुच कंजूस हैं, उन्हें एक वक्त के खाने की भी परवाह नहीं है। आप तो काफी अमीर हैं, है ना? मेरे बड़े चाचा डींग मारते रहते हैं कि आपने एक अमीर परिवार में शादी की है। फिर क्या हुआ? जिस अमीर परिवार में आपने शादी की, वह आपको बस इतने छोटे से घर में रहने देता है। ओह, हाँ, वे आपको अब और नहीं चाहते थे, यह आपके लिए वाकई दयनीय है। प्रीति ने उसे ठंडी नजरों से घूरा, यह मेरी माँ का छोड़ा हुआ घर है, इसका उस तथाकथित अमीर परिवार से कोई लेना देना नहीं है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। लेकिन चूंकि तुम्हें ये घर पसंद नहीं आया, तो बस चली जाओ, यहाँ खड़ी होकर मुझे परेशान मत करो। सोना ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया, लेकिन वह जाना नहीं चाहती थी। डोएमई ने उसे थप्पड़ मारा, तुम इतनी अनादरपूर्ण हो, तुम अपनी दीदी से क्यों बहस कर रही हो? अगर तुमने उसे नाखुश कर दिया तो वह तुम पर अपनी सुइयों का इस्तेमाल करेगी। मुझे उनसे डर नहीं है, मैं उनसे ज्यादा ताकतवर हूँ, वह मुझे हरा नहीं सकती। डोएमई ने उसे फिर से डांटा और उसे काम करने का आदेश दिया, लेकिन वह न हिलने के लिए अड़ी रही, मुझे उनसे भीख मांगने के लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं उनके लिए क्यों काम करूँ? मैं नहीं करूंगी। ये सुनकर प्रीति ने बाकी दो की ओर देखा। सोना का मतलब था कि बाकी दो को उससे कुछ अनुरोध करना था। छोटी वाली ने अपना अनुरोध बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया था, वह बस एक अच्छी कमाई वाली नौकरी चाहती थी। मगर बड़ी वाली ने कुछ नहीं कहा था। वह वास्तव में क्या चाहती है? प्रीति का घर पहले से ही बहुत साफ था और उन्हें सफाई की जरूरत नहीं थी। उसने उपेक्षा से उन दोनों को काम करने से रोक दिया, मुझे तुम दोनों से कुछ नहीं चाहिए। मेरी दादी अभी भी बीमार हैं और उन्हें आराम की जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अपने घरों को वापस जाओ और अब और अराजकता न फैलाओ। तुम्हारे जो भी अनुरोध हैं, मैं मदद नहीं कर सकती। नैना ने अपना डस्टिंग क्लॉथ नीचे रखा और धीरे से फर्श से उठ खड़ी हुई।
उसकी आंखों में आंसू भर आए। दादी, हमें क्या करना चाहिए? दीदी ने हमें जाने को कहा है। वह कहती हैं कि वह मदद नहीं कर सकती। जोएमई को ये पोती दूसरों से ज्यादा पसंद थी। उन्होंने धीरे से अपनी पोती को प्रीति की ओर धकेला। अगर कोई और बात नहीं है तो वह निश्चित रूप से इसमें मदद कर सकती है। इसके अलावा केवल वही इसमें मदद कर सकती है। तुम्हें जल्दी से उसे बताना चाहिए। नैना ने अपनी आंखें पोंछीं और शर्माते हुए प्रीति को देखा। दीदी, आप जीजाजी से तलाक ले रही हैं, है ना? क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकती हैं? प्रीति को लगभग लगा कि उसने गलत सुना। तुमने क्या कहा? मेरा मतलब है, क्या जीजाजी फिर से सिंगल नहीं होने वाले? मैं कोशिश करना चाहती हूँ। वर्मा परिवार एक अमीर परिवार है। निश्चित रूप से बहुत सारी लड़कियां उससे शादी करना चाहती हैं। अगर दूसरे उससे शादी करें या मैं उससे शादी करूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दीदी, चूंकि आप जीजाजी को अब और नहीं चाहती, तो शायद मुझे उनकी जगह लेनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है? प्रीति को विश्वास करना मुश्किल लगा। तुम आकाश से शादी करना चाहती हो? नैना उसकी नज़र के नीचे सिर झुकाए रही। उसकी आवाज़ अब भी कोमल थी। हाँ, मैं आपसे मदद मांगती हूँ, दीदी। आखिरकार आप जीजाजी को अच्छी तरह जानती हैं। अगर आप मुझे उनसे मिलवा सकती हैं, उनके बारे में, उनकी पसंद और उनकी जीवन शैली के बारे में और बता सकती हैं ताकि मैं उन्हें ज़्यादा समझ सकूं, तो शायद मुझे मौका मिल जाए। यह अवश्य ही, प्रीति ने सोचा, हाल के वर्षों में सुनी गई सबसे बेतुकी और मज़ेदार बात होगी। ये बुरा था कि आस्था ने उसके पति पर नजर गड़ाई, लेकिन चूंकि आस्था का उससे कोई पारिवारिक संबंध नहीं था, ये बस आस्था की कमी थी। अब उसके तलाक को अंतिम रूप दिए जाने से पहले उसकी चचेरी बहन ने उसके पति पर नजर गड़ा दी। इसके अलावा नैना की बातों से यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि उसने काफी समय से आकाश पर नजर गड़ा रखी थी। प्रीति की नजर मौजूद चारों लोगों पर घूम गई। वह धीरे धीरे ठंडी हंसी हंसने लगी। ये सब हंगामा बस ये पता लगाने के लिए कि सोना, जिसने सबसे कठोर शब्द कहे थे, उसके इरादे सबसे सरल थे। उसने मान लिया था कि सबसे विषैला वही है जो सबसे ज्यादा डंक मारता है। पता चला कि वह गलत थी। पता चला कि सबसे कोमल और सबसे आज्ञाकारी में सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाएं थीं। उसे अभी अभी नैना के बारे में एक अजीब सी आत्मीयता महसूस हुई थी, यह मानते हुए कि यह इसलिए था क्योंकि वे बचपन में मिले थे। अब वह समझ गई, आत्मीयता की यह भावना उनके बचपन के मेल मिलाप से नहीं आई थी, बल्कि इसलिए कि चाहे वह रूप, हाव भाव या लहजे के मामले में हो, नैना बहुत हद तक आस्था से मिलती जुलती थी। दीदी, आप कुछ कह क्यों नहीं रही हैं? क्या आपको ये पसंद नहीं आएगा? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि दूसरों के बजाय मैं सफल हो जाऊं? लाभ को परिवार के भीतर रखना हमेशा बेहतर होता है। चिंता मत करो, दीदी, अगर मैं सफलतापूर्वक जीजाजी से शादी कर लेती हूँ, तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हें एक बड़ा घर भी दिलवाऊंगी। दादी इसमें मेरा समर्थन करती हैं और बड़े चाचा भी। अब बस आपकी समर्थन की कमी है, दीदी। आप इतनी अच्छी इंसान हैं, आप मुझे निराश नहीं करेंगी, है ना? प्रीति ने उपहास भरी मुस्कान दी। प्रमोद भी तुम्हारा समर्थन करते हैं। लगता है उन्हें वाकई टेढ़े रास्ते अपनाना पसंद है। उन्होंने जरूर देखा होगा कि तुम किसी से काफी मिलती जुलती हो और इसलिए तुम्हारे प्रयास का समर्थन कर रहे हैं। केयाओ परिवार के सभी सदस्य काफी आकर्षक थे। पुरुष लंबे और सुंदर थे और महिलाएं आमतौर पर सुंदर और खूबसूरत थीं। नैना तीनों बहनों में सबसे सुंदर थी। एक नुकीली ठुड्डी, धीरे से मेहराबदार भौहें, बादाम के आकार की आंखें और आड़ू जैसे गाल थे। उसकी शर्मीली नजर ने उसे एक नाजुक और आरक्षित आभा दी। उसकी उपस्थिति आस्था के समान थी, पहली नजर में आकर्षक नहीं लेकिन शांत और सुंदर, करीब से देखने पर दुनिया के साथ शांतिपूर्ण सद्भाव की भावना देती थी। नैना की आवाज में खुशी का एक संकेत था। हाँ, मेरे बड़े चाचा ने वास्तव में जिक्र किया था कि मैं उस महिला से मिलती जुलती हूँ जिसके साथ मेरे जीजाजी का अफेयर है। मैंने सोचा कि वह बस मुझे चिढ़ा रहे थे। तो दीदी, आप भी ऐसा ही सोचती हैं? आपको क्या लगता है कि मेरे कितने चांस हैं? प्रीति का उपहास गहरा गया। तुम जानती हो कि तुम उस महिला से मिलती जुलती हो। क्या तुम्हें किसी और की परछाई बनने से डर नहीं लगता? परछाई बनने में कुछ भी गलत नहीं है। आपने बचपन से ही विशेषाधिकार प्राप्त जीवन का आनंद लिया है और आपने जिन कठिनाइयों का अनुभव किया है, उन्हें नहीं जानती होंगी। नैना ने अभी भी वह कोमल आचरण बनाए रखा। उसकी आंखों में पागलपन का एक निशान झलक रहा था। अगर मैं एक प्रतिष्ठित परिवार में अपने जीजाजी जैसे उत्कृष्ट और सुंदर आदमी से शादी कर सकती हूँ, तो अगर मैं एक परछाई बन जाती हूँ तो क्या हुआ? इसके अलावा मैं जरूरी नहीं कि परछाई बनूं। मुझे खुद पर कुछ भरोसा है। सब कहते हैं कि मैं काफी सुंदर हूँ। शायद मेरे जीजाजी को मैं सच में पसंद आ जाऊं। मुझे आपसे बस एक एहसान चाहिए, दीदी, मुझे मेरे जीजाजी से मिलवा दो। वह हमेशा एक असिस्टेंट और अंगरक्षकों से घिरे रहते हैं। मेरे लिए अकेले उनके करीब जाना मुश्किल होगा। प्रीति की आवाज ठंडी थी। तुम्हारी कल्पना बहुत ज्यादा आशावादी है। मुझे आश्चर्य है कि उसे यह विश्वास करने की हिम्मत कहां से मिली कि वह आकाश को जीत सकती है। आकाश की आंखों में केवल आस्था है। मैं आकाश को 5 साल से जानती हूँ, उससे शादी भी की, लेकिन फिर भी मैं अंत में आस्था से हार गई, है ना? इतना सब कहने के बाद भी तुम मेरी मदद करने से इनकार कर रही हो, दीदी। मुझे बस यह एक बार चाहिए। मुझे जीजाजी से मिलने का मौका दो। क्या तुम दोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रीति ने उसे चेतावनी दी। तुम सफल नहीं हो सकती, इसलिए आकाश का स्नेह जीतने के बारे में सोचना भी मत। हमारे तलाक का कारण उनका किसी और से प्यार था। हालांकि तुम और वह महिला जिसे वह प्यार करते हैं एक ही अंदाज साझा करती हैं, वह कभी भी किसी परछाई पर मोहित नहीं होंगे। इसके अलावा वह एक अच्छे इंसान नहीं हैं। भले ही तुम उनसे शादी करने में कामयाब हो जाओ, तुम खुश नहीं रहोगी। इस विचार को छोड़ दो। मगर नैना सुनने को तैयार नहीं थी। अगर मैं कोशिश न करूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सफल नहीं होऊंगी? दीदी, तुम्हारी विफलता का मतलब यह नहीं है कि मैं सफल नहीं होऊंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे मन में अभी भी जीजाजी के लिए भावनाएं हैं कि तुम मुझे उनसे मिलवाने को तैयार नहीं हो? तुमने कितना बड़ा मजाक किया है।
मैं उन्हें पसंद नहीं करती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगी। प्रीति ने अपनी नज़र डोएमई के चेहरे पर डाली। कितना बेतुका विचार है। बहनें एक ही आदमी से शादी करेंगी। तुम्हें बेइज्जती की परवाह नहीं हो सकती, लेकिन मुझे है। डोएमई चीख उठी। अरे, ये बेइज्जती क्या होती है? हम एक अमीर परिवार, एक बड़े अफसर की बात कर रहे हैं। बहुत से लोग इसकी लालसा कर रहे हैं। अपनी बहन की मदद करने में क्या गलत है? अगर नैना उस परिवार में शादी कर लेती है तो हम सभी को फायदा मिलेगा। मैं मदद नहीं करूंगी। अब तुम लोग जा सकती हो। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रीति ने दरवाजा खोला और श्रीमती वर्मा को देखा, जो उसकी दादी से मिलने आई थी। और उनके पीछे आकाश था। आकाश को एक कड़क सूट में देखकर वह जम गई। उसका चेहरा सख्त हो गया। वह यहाँ क्या कर रहा था? क्या पिछले कुछ दिनों से श्रीमती वर्मा के साथ आरुष नहीं थे? वह आज यहाँ क्यों आ गए? आकाश ने उसकी अजीब प्रतिक्रिया को देखा और अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या तुम मुझे इतना नहीं देखना चाहती थी? तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नॉवल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए जेएस नॉवल वर्ल्ड की अद्भुत दुनिया के साथ।